हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं क्लास गुड को। आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टरिंग। मैंने स्क्रीन शेयर किए, विजिबल है ना आप सबको? Yes, ma'am. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हम जो कर रहे हैं डेटा माइनिंग की टेक्निक्स हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक हमने एसोसिएशन किया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड टेक्निक इज क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग मीन्स grouping the objects based on the information found in the data describing the objects and their relationships। हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं। किसके बेस पे बनेंगे? जो भी उनके बीच में कोई भी अगर कॉमन जो कॉमन अगर कोई एट्रीब्यूट्स है या फिर उनके अंदर सिमिलर टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम अलग ग्रुप बनाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, उसमें हमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज वाला जो डेटा होगा उनके हम अलग ग्रुप बनाएंगे और अनदर कॉमन प्रॉपर्टीज वाले का अलग ग्रुप बनाएंगे। मतलब हमने ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करनी है किसी भी कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। द गोल इज दैट द ऑब्जेक्ट इज इन ए ग्रुप विल बी सिमिलर टू वन अनदर एंड डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इन अदर ग्रुप्स। ऑब्वियसली अगर आप सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाओगे तो उस ग्रुप के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे और दूसरे से वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ग्रुप अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल रिलेशनशिप एंड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये अनसुपरवाइज लर्निंग नो टारगेट फिल। देखो, हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमारा क्या था? एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट था, ठीक है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर आपका एक टारगेट फील्ड होता है। मतलब आपको पता है कि आप ये इनपुट दोगे तो आपकी ये आउटपुट आएगी, ठीक है। वो होती है कि आपकी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। जिसके अंदर हमने एक जो हमने क्लास एट्रीब्यूट्स को देखा था। जो क्लास एट्रीब्यूट्स था वो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट, सॉरी फाइनल एट्रीब्यूट्स था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आउटपुट थी आपकी, कि अगर आपके इनपुट ये होगी और उसके रिस्पेक्ट में आपकी ये आउटपुट आनी चाहिए, वो आपकी सुपरवाइज लर्निंग होती है। मतलब आपने सुपरवाइज कर दिया पहले ही, ठीक है। एक टारगेट फील्ड आपको ऑलरेडी पता है कि आपका टारगेट क्या होगा। और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो होती है जिसके अंदर आपको टारगेट नहीं पता कि आपकी इनपुट ये होगी तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या आएगी। आपके पास कोई टारगेट फील्ड नहीं होती। तो जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपकी सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है और जो आपकी क्लस्टरिंग है वो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। नो टारगेट फील्ड, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। अब देखो कैसे हम क्लस्टरिंग करते हैं। देखो, एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। ये आपके पास एक डेटा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। या बहुत सारा डेटा आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या टारगेट फील्ड क्या है, कि फाइनल आउटपुट क्या है, ये आपको मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक आपके पास ग्रुप ऑफ एक डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। आपको क्या करना है? सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस के डेटा के क्या करने? क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया कि ये जो शेप, इनकी शेप एक जैसी है, इनका जो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी शेप एक जैसी है। तो हमने इसको एक अलग ग्रुप बना दिया। जो ओवल शेप के थे आपके पास, ठीक है, इनकी शेप ओवल जैसी थी तो इसका अलग ग्रुप बना दिया। और जो ये आपकी प्लस जो साइन आपका है तो ये आपका अलग ग्रुप बन गया। मतलब हमने क्या किया? इन सब ऑब्जेक्ट्स में से जो सिमिलर सिमिलर टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी। उनके हमने क्या बना दिया? यहाँ पे क्लस्टर बना दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इनकी जो क्लस्टरिंग हुई है वो कलर बेस पे हुई है, ठीक है। कि जो येलो कलर वाले थे उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, रेड वालों को अलग डाल दिया, ब्लू वालों को अलग डाल दिया। किसी भी एक कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई क्लस्टरिंग। हमें क्लस्टरिंग की नीड क्यों है? ठीक है। देखो, जब आपके पास हाई डायमेंशन का डेटा होता है, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो उस डेटा के लिए हमें क्या, उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपका जो डेटा है वो हम ग्रुप में डिवाइड कर दें, ठीक है। और हमें पता है अगर ग्रुप में डेटा है तो एक ग्रुप में सिमिलर टाइप से ही डेटा होगा, ठीक है, और एक ग्रुप दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हाई डायमेंसिटी वाला जो डेटा है उसको हमें हैंडल करने के लिए हमें क्लस्टरिंग चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू डील विद अ नॉइसी डेटा। आपसे इससे आपको क्या पता चलेगा? डेटा के अंदर कोई जो नॉइसी डेटा है, कोई एरर वगैरह है, वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो? उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इंटरप्रेटेबिलिटी होगा, क्लस्टरिंग रिजल्ट शुड बी इंटरप्रेटेबल कंपैरिजन
कंप्रीहेंसिबल एंड द यूजेबल, ठीक है। आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे, मतलब जो ह्यूमंस जो है इजीली क्या कर सकता है, यूजर जो होगा इजीली उसको क्या कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमें क्लस्टरिंग की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथड्स ऑफ क्लस्टरिंग, ठीक है। अब जब हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, हम ग्रुप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे हमने कल क्या क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी कि नियरेस्ट एल्गोरिथम्स था, ठीक है। और कौन सा था आपका, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स था, और बेस फॉर्म पे बेस था। तो इस टाइप की कुछ टेक्निक्स थी जिसके बेस पे हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लस्टर के मेथड्स की। अब आप जो क्लस्टर बना रहे हो वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो है पार्टीशनिंग मेथड, ठीक है। पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है, partitioning method suppose we are given a database of n objects, the partitioning method construct k partitions of the data। आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसकी पार्टीशनिंग करनी है। और पार्टीशनिंग कैसे करोगे, उसके पार्टीशन कैसे बनाओगे, के पार्टीशन मतलब आपको यहाँ पे बताना होगा के की वैल्यू गिवन होगी कि आपको कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है उस डेटा को, मतलब उसके कितने ग्रुप आपको बनाने हैं, ठीक है। के मीन्स यहाँ पे क्या है कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे आपको करने हैं, ठीक है। ईच पार्टीशन विल रिप्रेजेंट ए क्लस्टर, हर पार्टीशन से क्लस्टर होगा, एंड जो के होगा लेस देन या इक्वल टू एन होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है किसी डेटाबेस में, तो जो क्लस्टर बनेंगे तो वो क्या होंगे, लेस देन ही होंगे ना। जो ग्रुप बनेंगे वो लेस देन या इक्वल टू क्या होंगे, एन होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आपके पास एक डेटाबेस है, अगर उसके अंदर एन ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो आप उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट्स है तो मिनिमम तो जो ग्रुप बनेंगे, जो क्लस्टर बनेंगे, जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 4 या इक्वल टू 4 होगी। उसके अंदर आप 3 की ग्रुपिंग कर सकते हो, 3 ग्रुप बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 1 ग्रुप बना सकते हो, या फिर 4 बना सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एन होगी। इट मीन्स दैट इट विल क्लासिफाई द डेटा इनटू के ग्रुप्स, ठीक है। मतलब उस डेटा के इतने ही ग्रुप आपके यहाँ पे बनेंगे। अब जो के वाला है इसकी जो एल्गोरिथम्स है वो आगे एग्जांपल से हम करेंगे, ठीक है। फॉर ए गिवन नंबर ऑफ पार्टीशंस द पार्टीशन मेथड विल क्रिएट एन इनिशियल पार्टीशनिंग, इट यूजेस द इटरेटिव रीलोकेशन टेक्निक्स टू इंप्रूव द पार्टीशनिंग बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं कि पार्टीशनिंग मेथड कैसे वर्क करता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। ये आपकी जो है के मीन्स एल्गोरिथम्स है, ठीक है। मतलब आपको कितने पार्टीशन यहाँ पे बनाने हैं, वो उसकी जो एल्गोरिथम्स है पार्टीशनिंग मेथड की, उसकी एल्गोरिथम कौन सी है, के मीन्स एल्गोरिथम। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो के एन एल्गोरिथम्स थी वो हमारी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी। क्लासिफिकेशन की एक टेक्निक्स थी, क्लासिफिकेशन की एक एल्गोरिथम्स थी। और यहाँ पे बात करते हैं के मीन्स एल्गोरिथम्स, ये आपकी क्या है, क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम्स है, ठीक है। जब आपको क्लस्टर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं ऑब्जेक्ट्स के, या आपके पास डेटा के ग्रुप्स बनाने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, के मीन्स एल्गोरिथम्स। तो ये आपकी पार्टीशनिंग बेस्ड है। देखो कैसे काम करते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको देखो एक डेटा गिवन है, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है, यहाँ पे हाइट है, स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है और उनका वेट गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई टारगेट फील्ड है, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक आउटपुट यहाँ पे गिवन है कि अगर ये होगा तो आप उसको इस कैटेगरी में डालोगे, उसका जो क्लासीफाई होगा, क्लासिफिकेशन की वो ये होगी। तो मीन्स ये आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी टारगेट फील्ड आपको गिवन नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास इनपुट गिवन है, इनपुट है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या आएगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वो यहाँ पे गिवन नहीं होता। तो क्लस्टरिंग जो है आपकी एक अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, इसलिए इसके अंदर आपके पास सिर्फ डेटा होगा, ट्रेंड डेटा नहीं होगा। यहाँ पे आप ट्रेंड डेटा सेट नहीं बोल सकते, एक सिंपल डेटा सेट आप यहाँ पे बोलोगे कि आपके पास एक सिंपल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स का, 12 स्टूडेंट्स का क्या है, हाइट और वेट गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास 12 डेटा है तो हमें देखना है इसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। और ग्रुप्स बनेंगे तो किस ग्रुप में कौन सा डेटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए के मीन्स के की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। के की वैल्यू गिवन होगी कि आपको इसके कितने ग्रुप बनाने हैं। इस सारे के सारे डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 में करना है, 4 में करना है, या एक ग्रुप रखना है, कैसे करना है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रही है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 2 है, कि आपको इस पूरे के पूरे डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पास 2 ग्रुप होंगे, एक K1 ग्रुप होगा, एक आपके पास K2 ग्रुप होगा, ठीक है।
मतलब आपके पास ये 12 डेटा सेट गिवन है और इस डेटा को आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब कौन सा डेटा K1 में जाएगा और कौन सा डेटा आपका K2 में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने हर ग्रुप की एक सेंटर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप का हम क्या निकालते हैं, सेंटर पॉइंट निकालते हैं कि हम किसी भी ग्रुप का एक सेंटर पॉइंट हमें पता चलेगा होगा, तभी हम बता पाएंगे कि जो नेक्स्ट डेटा है वो उस ग्रुप में आएगा या दूसरे ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि जो फर्स्ट डेटा सेट है उसको हमने K1 का सेंटर पॉइंट मान लिया, सेंट्रोइड वैल्यू मान ली, और जो सेकंड रो है उसको हमने K2 का सेंट्रोइड वैल्यू मान लिया। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड को ही मानो, आप किसी भी डेटा को उठा के उसका सेंटर पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। आपके पास 12 डेटा सेट है, इसमें से कोई भी डेटा K1 का सेंटर पॉइंट बना लो और किसी को भी आप K2 का सेंटर पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें K की वैल्यू गिवन होगी, हमें अज्यूम करना होगा सेंट्रोइड वैल्यू फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास K1 का जो हमने सेंटर पॉइंट माना है वो 185 और 72 हमने अज्यूम किया है, और सेकंड जो डेटा सेट है उसको हमने सेंटर पॉइंट हमने K का अज्यूम किया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ग्रुप का क्या है, सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अब हमें क्या देखना है, अब हम थर्ड डेटा सेट जो आपका ये वाला है, ठीक है, इस थर्ड डेटा सेट से हम क्या निकालेंगे कि ये जो डेटा सेट है थर्ड वाला वो आपके K1 ग्रुप में जाएगा या K2 ग्रुप में जाएगा। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वही हम इक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि एनएम में भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते थे, इक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वही है आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस सेकंड एक्चुअल वैल्यू डिवाइड का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम क्या बताएंगे कि जो आपका ये थर्ड डेटा सेट है वो K1 में जाएगा या K2 में जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या निकाला, इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों के सेंटर पॉइंट से हमने क्या निकाला, जो थर्ड आपके पास जो टेस्टेड डेटा है या फिर रिक्वेस्टेड डेटा है उसका हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा का और इस डेटा सेट के साथ इस सेंटर वैल्यू के साथ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने K1 के साथ डिस्टेंस निकाला, आप देखिए ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 168 माइनस में एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या है 185 है, ठीक है। तो 168 माइनस 185 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू आपकी क्या है 60 माइनस 72, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसका पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो 20.80 ये यहाँ पे इसका क्या आया, डिस्टेंस आया है। मतलब जो थर्ड डेटा सेट है उसका K1 से जो डिस्टेंस है वो 20.80 है, ठीक है। नेक्स्ट हम K2 से निकालेंगे, वही इंक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल से हम करेंगे। तो 168 माइनस 170 का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 56 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर रूट निकाला। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि जो K1 का जो डिस्टेंस था, K1 से जो डिस्टेंस था इस डेटा सेट का वो 20.80 था, एंड इस डेटा सेट का K2 से जो डिस्टेंस था, K2 की जो सेंटर वैल्यू से जो डिस्टेंस था वो आपका क्या था 4.48 था। तो इसमें आप देखोगे कि जो आपका K3 डेटा है, ठीक है, जो आपका थर्ड डेटा सेट है, अब मिनिमम डिस्टेंस किसका है, मिनिमम डिस्टेंस आपका 4 पॉइंट समथिंग है। तो इट मीन्स जो थर्ड डेटा सेट है, जो थर्ड आपका डेटा सेट है ये वाला, ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, ये आपके K2 में जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो K2 वाला जो ग्रुप था उसके अंदर एक डेटा सेट तो क्या था, ये वाला था, ये तो सेंटर वैल्यू थी, और दूसरा डेटा सेट का अंदर चला गया थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड डेटा सेट आपका किस में जाएगा, K3 में जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दी, इसकी ग्रुप बना दिया कि जो आपका थर्ड डेटा सेट था वो आपके K2 में चला गया, ठीक है। अब आपके पास देखो, Excuse me, ma'am. यस, I have one question here. Yesterday, when we did that Euclidean distance for the other question, no, ma'am, we did xc minus x0, the standard value minus the individual point value we calculated. Here we are doing the other way around. Why are we doing like that, ma'am? हमने कल भी तो ऐसे ही निकाला था। It
in yesterday's example we had our example had that nearest k nearest neighbor. When we did that, our standard point was 6 8 for example. Then we did 6 minus individual points. Here we are taking 185 in as xc, x0 minus xc we are doing. uh, is it any different here? I wanted to know. That Euclidean distance computation. तो लास्ट क्लास में भी तो हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला यही वाला फाइंड आउट किया था, तो यही वैल्यू तो आ रही थी उसमें भी. Okay, it will be modulus, ma'am. That anything we take. ये या मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसका राउंड ऑफ कर लेते हैं ना. हाँ, so it is okay. मतलब हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब हम मोड निकाल लेते हैं. हाँ, okay मैम, yeah. So then it is okay. यहाँ पे जो ये ब्रैकेट लगा रखी है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये सर्कल ब्रैकेट नहीं है, ये मोड है यहाँ पे. हाँ, okay, okay. लास्ट क्लास में ये मोड था, है ना? हाँ, correct मैम, yes. So it doesn't matter, a minus b or b minus a doesn't matter. Yes. We will anyways cut the negative. Okay, thank you. 4 minus 6 means 2. Not minus 2. Yes, ma'am. Okay. Thank you. तो यहाँ पे हमने K1 और K2 से डिस्टेंस निकाला, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आपका K2 का था, तो जो हमारा थर्ड डेटा सेट था वो आपके K2 में आ चुका है. ठीक है, अब आप देखोगे कि K1 में सिर्फ एक ही सेंटर वैल्यू है, सेंट्रोइड वैल्यू है, और K2 में आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है. ठीक है, एक आपका डेटा सेट सेकेंड वाला और आपका थर्ड वाला भी जा चुका है. अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी ग्रुप में कोई भी डेटा जाएगा, फिर हम उसका न्यू सेंट्रोइड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब K2 में दो वैल्यू आ चुकी है, 2 and 3. सेकेंड डेटा सेट और थर्ड डेटा सेट आपके K2 में आ चुका है. ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हर इस पॉइंट पे जब भी किसी ग्रुप में कोई वैल्यू जाती है, कोई डेटा सेट जाता है, तो हम उसका न्यू सेंट्रोइड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब हमें K2 का क्या निकालना पड़ेगा, न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब वो कैसे निकालते हैं, अब आपके पास K2 में दो वैल्यूज हैं, 160, 860 एंड 170, 56. ठीक है, तो न्यू सेंट्रोइड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दोनों जो वैल्यूज हैं उनका प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो आपके पास 172 है, 56 है और 168 है और 60 है. तो पहले जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो है हाइट वाली जो वैल्यू है उसको प्लस करेंगे, 170 प्लस 168 डिवाइड बाय 2 एंड 56 प्लस 60 डिवाइड बाय 2. मतलब हमने दोनों वैल्यूज का एक्स और वाई जो दो वैल्यूज हैं, दोनों का अलग अलग क्या निकाल लिया, सिंपल से एवरेज निकाल लिया. यहाँ पे आप एवरेज ऐसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तरह से एवरेज निकाल लिया. अब आपके पास जो K2 का न्यू सेंट्रोइड वैल्यू होगा वो क्या होगा, 169 और 58 होगा. ठीक है, पहले क्या था, फर्स्ट स्टेज पे क्या था, फर्स्ट लेवल पे आपका जो K2 का सेंट्रोइड पॉइंट था वो आपने सेकेंड डेटा सेट को जूम किया था. लेकिन अब जब इसके अंदर डेटा सेट 3 भी जा चुका है, 2 और 3 इसके अंदर है, तो अब हमें क्या करना है, नया सेंटर पॉइंट निकालना है. वो आपका क्या आ गया, 169 एंड 58 निकालना है. ठीक है, अब जैसे ही आप सपोज करो नेक्स्ट वैल्यू आपकी K1 में गई, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू K1 में गई, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका न्यू सेंटर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, K2 का नया सेंटर पॉइंट हमने निकाल लिया. अब आपके पास जो ग्रुप बने हैं K1 और K2, इसका सेंटर पॉइंट वही रहा, लेकिन K2 का क्या हो गया, 169 और 58 हुआ. अब जो आपके पास नेक्स्ट जो डेटा सेट है 179 और 68. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस डेटा सेट का दोनों से डिफरेंस निकालेंगे, दोनों की सेंटर वैल्यू से हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आप क्या देखोगे, जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस आपका K1 से है. ठीक है, जो K1 से इस डेटा सेट का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, 6 पॉइंट समथिंग है, इसका 14 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, तो इट मीन्स जो आपके पास जो फोर्थ डेटा सेट होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपके K2 में जाएगा, K1 में जाएगा, क्योंकि K1 से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है. तो आपके पास जो फोर्थ डेटा सेट है वो आपका किसका पार्ट होगा, K1 का पार्ट होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, फिर हम K1 का न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे. ठीक है,
क्योंकि जब भी कोई डेटा जाता है तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, फिर उसका एवरेज ही आपका नया जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो होगा। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आपके पास K1 में 185.72 था और 179 और 68 आ चुका है अब यहाँ पे, तो दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाला, वो आपका क्या होगा, K1 का न्यू सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो रिमेनिंग आपके पास डेटा सेट है उन सबका हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास क्या फाइंड होगा हमें कि K1 जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सा डेटा लाई करेगा, ये वाला डेटा सारा का सारा K1 में जाएगा, और जो K2 है उसमें आपका जो है डेटा 2-3 जाएगा। तो आपका जो ये डेटा था वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, एक K1 ग्रुप, एक K2 ग्रुप। K1 के अंदर 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा सारा डेटा K1 के अंदर आएगा, इसकी ग्रुपिंग एक होगी, और ये जो सेकेंड ग्रुप है इसके अंदर आपका सिर्फ 2 और 3 जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या काम है, ये डेटा सेट आपको गिवन है, आप सबका कैलकुलेट करके देखोगे अभी। ठीक है, मैं आपके पास आपको 15 मिनट्स देती हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिए क्या ये सही है। Ma'am, one more doubt here. Yes. After doing second temp for fourth entry goes to K1. Then Yes. when I do for the fifth one, I find average of 1 and 4 for K1. Yes. Then when 5 comes into K1, 1 4 5 का average I have to find. Average of all the elements in that particular. एवरेज ऑफ, यस यस, जितनी भी all the- एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। अब सपोज करो K1 के अंदर 2 आ चुका है, लास्ट जो आपका नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो भी आपका K1 में आ गया। अब आपके पास K1 के अंदर 3 एंट्रीज आ चुकी हैं, 1 वाली ऑलरेडी थी, 4 और 5 भी आ चुका, तो तीनों का एवरेज यहाँ पे आप निकालोगे। Okay, okay. ठीक है, एवरेज निकलेगा, फिर ऐसे ही करके जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उससे उसका कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो ये डेटा सेट आप सबको विजिबल है। ठीक है, तो अब आप ट्राई करोगे, बाकी सारे के सारे जो डेटा सेट हैं उनको चेक करोगे क्या वो एक्चुअली में K1 के अंदर लाई करते हैं या K2 का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आफ्टर 15 मिनट्स बाद हम नेक्स्ट जो आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला है, सॉरी नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक्स है वो हम करेंगे। आप सबको विजिबल, आप यहाँ से ही कैलकुलेट कीजिए कि क्या K1 में ही आ रहे हैं सारे के सारे डेटा सेट। इससे क्या होगा, आपकी ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पे आपका। ठीक है, डेटा जो है ग्रुप में डिवाइड्स हो रहा है। तो जो भी एक्टिव बच्चे हैं वो आप एक बार ट्राई कीजिए इसके लिए। बाकी जो ऑनलाइन आके बस क्लास ज्वाइन करके अपने चले गए हैं, नेक्स्ट जो आपकी पार्टीशनिंग मेथड्स हम कर रहे थे, और इसके अंदर आपकी 2 एल्गोरिथम्स थी। ठीक है, एक हमने पढ़ा के मीन एल्गोरिथम्स, नेक्स्ट आपका है के मिडर्स क्लस्टरिंग। ठीक है, देखो ये दोनों ही पार्टीशनिंग मेथड्स हैं, पार्टीशन बेस है, मतलब हम पार्टीशन बना रहे हैं। ठीक है, और के मीन्स में हमने क्या पढ़ा कि हमने 2 क्लस्टर के क्या डिसाइड करेगा कि आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं, और उसके अंदर हमने सेंटर वैल्यू कैलकुलेट की। पहले हमने सबसे पहले हमने एज्यूम की, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस था उसको हमने उसके डेटा सेट को हमने उस क्लस्टर में लाई कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो के मिडर्ड क्लस्टरिंग है वो क्या कहती है, देखो ये मतलब सेम है आपके के मीन से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, वही सेम आपके पास एक डेटा गिवन है, एक डेटा सेट है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई आपकी टारगेट फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है D1 से D10 तक, और सब में x और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब के मिडर्ड्स क्या कहता है कि आपको क्या करना है, के वही है आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर कितने बनेंगे। सपोज करो यहाँ पे हम के की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं कि के जो है आपकी क्या है, 2 ग्रुप्स बनेंगे, मतलब K1 और K2, कि हमने के की वैल्यू डिसाइड कर ली कि हमें 2 ग्रुप्स में इस डेटा को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो सपोज किया हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे भी हमने क्या माना, K1 और K2 हमारे 2 क्लस्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम है कि वहाँ पे जैसे हम सेंटर पॉइंट अज्यूम करते थे, यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, दोनों ग्रुप्स का मिडर्ड्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, इस डेटा सेट में से आप किसी भी डेटा को K1 का मिडर्ड अज्यूम कर सकते हो, और यहाँ पे आप K2 का मिडर्ड अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस डेटा के साथ किस डेटा को मिडर्ड यहाँ पे अज्यूम करते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने D1 को K1 का मिडर्ड अज्यूम किया,
एंड और D6 को हमने किसका अज्यूम कर लिया, K2 का। ठीक है, हमारे पास दो मिडोइड्स हो गए, एक D1 और एक हमने D6। आप किसी को भी कर सकते हो, D1 को कर सकते हो, D4 को कर सकते हो, D5, 6, मतलब किसी भी दो वैल्यूज को, किसी भी दो डाटा सेट को आप एज ए मिडोइड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास दो ग्रुप है तो। ठीक है, अगर आप इसको k की वैल्यू 3 होती तो तीन ग्रुप होते, तो हम किसी भी तीन वैल्यूज को, थ्री डेटा सेट्स को हम एज ए मिडोइड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, D1 और D6 को क्या किया, मिडोइड्स कंसीडर किया, K1 और K2 का। यहाँ पे भी हम क्या निकालते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, मैन हेड डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। वहाँ पे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे। अब हमारे पास जो दूसरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। मैन्स हैंड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको क्या करना है, आपके पास जो x1 की वैल्यू है माइनस x2 की वैल्यू, उसका मोड करो, प्लस y1 माइनस y2 का मोड करो। ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं करना, कोई स्क्वायर रूट नहीं करना, सिंपल कहता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही हम सेम D2 का निकालेंगे, D2 का डिस्टेंस निकालेंगे D1 से भी और D6 से भी। ठीक है, क्योंकि हमारे दो मिडोइड्स हैं D1 और D6, तो हमने यहाँ से D2 का डिस्टेंस निकाला D1 और D6 से। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, मैन हैंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखो इनका डिस्टेंस निकाला हमने। ठीक है, तो 5 माइनस 2 एंड 7 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4। ठीक है, और 3 प्लस 4 को क्या कर दिया 7। हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, मोड करना है उसको, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया, 7 का डिस्टेंस आया। मीन्स अगर आप D2 का डिस्टेंस निकालते D1 से तो डिस्टेंस आता है आपका 7। अब हम क्या निकालेंगे, D6 से D2 का डिस्टेंस निकालेंगे। ये D2 है और ये आपका D6 है, ये हमारा मिडोइड वैल्यू है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने निकाला, तो 5 माइनस 6 1 आया, और 7 माइनस 8 1 आया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, 6 माइनस 5 करो या 8 माइनस 7 किया, तो हमने क्या किया, प्लस किया दोनों को, तो 1 प्लस 1 आया 2 आपका। ठीक है, तो मीन्स जो आपका D2 था उसका जो D6 से जो डिस्टेंस था वो आपका कितना था, 2 था। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 2 है। तो इट मीन्स जो D2 है, जो D2 डेटा सेट है वो कहाँ जाएगा, आपके D6 में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा के मीन्स एल्गोरिथम के जैसे ही हमने किया है, बस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दूसरा लगाया है यहाँ पे, बट हमने सेम किया है कि हमने डिस्टेंस निकाला है मिडोइड वैल्यू से। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करते थे, हर एक वैल्यू को ऐड करने के बाद या एक ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद हम नया सेंटर पॉइंट निकालते थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब हम D3 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो जब हम D3 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम, आपका जो मिडोइड्स वही रहेगा। ठीक है, हर केस में। ठीक है, आपका जो मिडोइड्स वैल्यू आपने एज्यूम की है स्टार्टिंग में वही रहेगी, D1 और D6 आपके मिडोइड्स ही रहेंगे। ठीक है, तो हम अब हम क्या करेंगे, जो D3 आपका डेटा सेट है उससे हम क्या निकालेंगे, D1 का डिस्टेंस निकालेंगे, और D3 से हम आपका D6 का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ से, देखो 8 माइनस 2 6 और 3 माइनस 3 0, 6 प्लस 0 6 आया। मतलब D3 का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया है, 6 आया है D1 से। अब हम D3 का D6 से डिस्टेंस निकालते हैं, तो 8 माइनस 6 1 सॉरी 2 एंड 3 माइनस 8 है ना, 3 माइनस 8 ये थोड़ा, तो 3 माइनस 8 मतलब 5 और 8 माइनस 6 मतलब 2, तो 5 प्लस 2 7। तो मतलब D6 का जो डिस्टेंस आया है D3 से वो कितना आया है, 7 आया है, और D3 का कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है, 6 है। तो इट मीन्स जो आपका D3 है वो भी किस क्लस्टर में जाएगा, K1 क्लस्टर में ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी डेटा सेट का क्या निकालेंगे, हर एक मिडोइड से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। मिडोइड आपका सेम रहेगा हर केस में। हमने एक बार मिडोइड अज्यूम कर लिया तो हम उसी के साथ क्या निकालेंगे, सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे मिडोइड्स थे D1 और D6। ठीक है, ये आपका डेटा गिवन था, हमने क्या निकाला,
ये K1 क्लस्टर की बात, K1 क्लस्टर ने M1 माना और यहाँ पे M2, मतलब 2 क्लस्टर यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ से इन्होंने सबका डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। ठीक है, देखो यहाँ से हमने जब हमने D1 का डिस्टेंस निकाला था, खुद से ही निकाला था ना, तो कितना आया था, 0 ही आएगा। D1 का D1 से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप D1 का D6 से निकाल रहे हो, ठीक है, तो कितना आ रहा है? Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, previous slide, D6 by there it is coming X2 and Y2. बोलिए। D6, ma'am. हाँ जी, Modulus of S6 and minus X2 plus modulus of Y6 minus Y2. Why X2 and हाँ। Y2 are coming? देखो इन्होंने बोला D6 6 Ma'am, है, in D6 modulus of S6 and X2 plus modulus of Y6 and Y2. Why X2 and Yes. Y2 are coming there? क्या Y2? X2 and Y2 are coming there. Why, ma'am? X2 and Y2 are coming there in D6. ये तो किया ना D6 माइनस, सॉरी X6 माइनस X2 किया। X2. Why, ma'am? X2 and Y2 are coming there. I couldn't get that one. तो First X2 one तो okay, आपका, ma'am. No, ma'am. First one okay. D2 means modulus of X2 minus X1 plus modulus of Y2 minus Y1. That's okay. But a little bit confusion with the D6. Why X2 and Y2 are coming there? देखो हम D2 से तो डिस्टेंस, D2 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। D1 हमारा मिडोइड्स हो गया, D6 हमारा That's okay, ma'am. Yeah, that's okay. That's clear. What about the D6, ma'am? D6 ये आपका X6, D6 ये है ना आपका 6 और 8। Okay. Okay. That is 6 and 8. Okay, ma'am. Why X2 and Y2 are coming? तो X2 बेटा ये हुआ ना, X2 आपका ये हुआ, हम D2 से डिस्टेंस निकाले तो हमने इसको X2 माना, ये हमारा Y2 हो गया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसको इसमें x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x6 है, ये आपका y6 है। That's why 5 and 7 are taking. Okay, ma. Okay. ठीक है, Okay. तो यहाँ से हमने सबका कैलकुलेट किया। D1 फर्स्ट मिडोइड है, D6 आपका सेकंड मिडोइड है, दोनों सबसे हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला यहाँ से। ठीक है, आप ये फाइंड आउट करके देख सकते हो। देखो D1 का अगर हम D1 से ही डिस्टेंस निकाल लेंगे तो 0 होगा, और अगर आपका D1 का हम किससे निकाल रहे, D6 से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो D1 का D6 से निकालेंगे। देखो 2 - 6 4 एंड 3 - 8 5, तो 5 + 4 9, तो ये आपका 9 आ गया। ठीक है, अब हमने D2 का D1 के साथ डिस्टेंस निकाला और D2 का आपने D6 के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाला। तो D2 का D1 के साथ किया तो अभी हमने निकाल के देखा था 7 आया था, और D2 का जब हमने D6 के रिस्पेक्ट में निकाला था तो हमारा 2 आया था। ठीक है, इसी तरह अब हमने D3 का निकाला, D3 का D1 से डिस्टेंस निकाला और D3 का D6 से डिस्टेंस निकाला। तो ये आपका क्या हुआ, 2 - 8 6 हुआ, और 3 - 3 0 हुआ, 6 + 0 6, तो यहाँ पे आपका आ गया 6। अब हम D3 का D6 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 8 - 6 2, और 3 - 8 5, 5 + 2 7, तो ये आपका यहाँ पे 7। अब हम D4 का D1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और D4 का D6 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जब D1 और D4 का डिस्टेंस निकाला तो 3 - 2 1 एंड 5 - 3 2, तो 1 और 2 प्लस हो गया 3, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आया, 3 आया। अब हम D4 का D6 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 3 - 6 3 एंड 5 - 8 3, 3 + 3 6, तो ये आपका आ गया 6। D5 का ऐसे ही निकाला, D5 का निकाला पहले 1 के रिस्पेक्ट में निकाला, तो 7 - 2 5 एंड 2 - 3 1 5 1 6, ये आपका 6 आ गया। और इन दोनों का डिस्टेंस निकाला 7 - 6 1 और 2 - 8 6, 6 + 1 7 आ गया। ठीक है, अब हम D6 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 - 2 4 एंड 8 - 3 5,
5 + 4 9 आया, और D6 का D6 के साथ ही डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका मिडवर्ड्स ऑलरेडी है, क्लस्टर के अंदर ऑलरेडी है आपका, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अब हम D7 का निकालेंगे D1 के रिस्पेक्ट में, और D7 का निकालेंगे D6 के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर हमने D7 का 1 के रिस्पेक्ट में निकाला तो 2 - 1 1 एंड 4 - 3 1 1 1 2, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 2। ठीक है, अब हम इन दोनों का निकालेंगे तो 6 - 1 5 और 8 - 4 4, 5 + 4 आपका आ गया 9। ठीक है, अब हम D8 का निकालेंगे D1 के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, तो डिफरेंस हुआ 2 एंड 6 है, और यहाँ पे आपका 3 है, तो डिस्टेंस हुआ 3 3 + 2 5। ठीक है, अब हमने D8 का हम D6 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 6 - 4 2 एंड 6 - 8 2 2 2 4, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया आपका 4। ठीक है, अब D9 का निकालेंगे D1 के रिस्पेक्ट में, तो 9 - 2 7 एंड 5 - 3 2 7 + 2 9। D9 का D6 के रिस्पेक्ट में निकाला तो 9 - 6 3 एंड 5 - 8 3 3 + 3 6। मोड वैल्यू ले रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो A - B या B - A 2 - 4 या 4 - 2 इक्वल है। ठीक है, लास्ट हमने D10 का निकाला, D1 के रिस्पेक्ट में निकाला, तो 5 - 2 3 एंड 4 - 3 1। ठीक है, तो 3 + 1 4। ठीक है, और D6 के रिस्पेक्ट में निकाला तो 6 - 5 1 8 - 4 4, तो 4 + 1 5। तो यहाँ से हमने क्या किया, D1 और D6 के रिस्पेक्ट में सबका डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो हमारा ये डिस्टेंस आया। अब हम यहाँ से वही मिनिमम वाला सेलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम होगा डिस्टेंस उस क्लस्टर में हम वो सेलेक्ट करेंगे उस डेटा सेट के लिए। ठीक है, तो अब आप देखोगे D1 जो आपका M1 जो क्लस्टर था, उस M1 क्लस्टर के अंदर आपका D1 है। ठीक है, D1 तो ऑलरेडी है, हमने मिडवर्ड्स अज्यूम किया है। अब आप देखोगे D2 कौन से क्लस्टर में जाएगा, जो आपका D2 है, D2 का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 है। इट मीन्स जो D2 है आपका K2 मतलब M2 क्लस्टर में जाएगा। ठीक है, अब D3 आपका K1 में जाएगा, D4 भी आपका K1 में जाएगा, D5 भी आपका K1 में जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है आपका। अच्छा जी, अब हम D5 की बात करें, D5 भी आपका लिखा गया M1 में गया। K1 क्लस्टर में कौन कौन से आ गए आपके, D1 D3 D4 एंड D5। ठीक है, अब D6 क्लस्टर में D6 का है, K2 क्लस्टर में ही है, उसका डिस्टेंस 0 है यहाँ पे। अब अगर D7 की बात करें तो वो भी आपका K1 क्लस्टर में ही जाएगा। D8 आपका K2 में जाएगा, D9 भी आपका K2 में जाएगा, और जो आपका D10 है वो आपका किस में जाएगा, K1 क्लस्टर में जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है D1 D3 D4 5 6 और 10 4 5 7 और 10 ये आपके किस में आ गए, K1 में आ गए, और बाकी आपके जो थे वो आपके K2 में आ गए। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये वही है, D1 किस में गया, M1 में गया, D2 किस में है, M2 में है, D3 4 5 और 7 आपका M1 में है, D6 आपका M2 में है, D7 आपका M1 में है, 8 और 9 आपके M2 में है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये M1 में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस पूरे डेटा सेट को हमने क्या किया है, ग्रुप में मतलब इसको ग्रुपिंग कर दिए इसके। ठीक है, क्लस्टर हमने यहाँ पे इसके बना दिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें एक क्वेश्चन और आता है साथ में कि आप कॉस्ट बताइए। एक सेकेंड वेट कीजिए, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ से हमें पता चल गया, जब हमने हमारे मिडवर्ड्स थे D1 और D6। ठीक है, तो हमारा जो ये डेटा सेट था, कौन सा डेटा D1 में गया, कौन सा डेटा D6 में गया। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, यहाँ पे कॉस्ट बताओ, ठीक है, कि हर एक क्लस्टर की क्या कॉस्ट होगी। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो आपका मिनिमम डिस्टेंस आया था, हमने यहाँ पे मिनिमम वाले को उस क्लस्टर में डाला था, तो सभी जितने भी जितने भी K1 क्लस्टर के अंदर डेटा गया था, उनका जो उनकी मिनिमम वैल्यू थी वो वहाँ पे आप प्लस कर दोगे, तो वो कॉस्ट आ जाएगी क्लस्टर है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये किया है, सॉरी नहीं, ये दूसरे की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी देखो कॉस्ट आप फाइंड आउट करो, तो इसकी कॉस्ट क्या है, 0 + 2 2 6 8 3 11 और 6 17 + 2 19 23 29 एंड 33। तो इसकी अगर आप कॉस्ट निकालते हो, ठीक है, तो क्या आती है आपकी कॉस्ट, 33 कॉस्ट आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आता है कि क्या ये कॉस्ट वेरी करेगी, ठीक है। अगर आप मिडोइड्स वैल्यू चेंज करते हो तो क्या ये कॉस्ट भी आपकी वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। अब हम सेकंड क्या करते हैं कि हमने D1 को मिडोइड्स अज्यूम किया था, अब हम D4 को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्लस्टर को मिडोइड्स अज्यूम कर सकते हो। D6 के रिस्पेक्ट में हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 33 आ रही है। लेकिन अगर आप D4 को अज्यूम करते हो मिडोइड्स, तो अब आप देखोगे यहाँ से वही आप डिस्टेंस निकालोगे D1 और D4 के रिस्पेक्ट में सभी का, तो लास्ट में जब आप कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा आपका, 35 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके लिए बेटर कौन सा होगा, ठीक है, बेस्ट क्लस्टर कौन सा बनेगा जिसमें कॉस्ट क्या हो, सबसे कम हो, ठीक है। अगर हम D1 और D4 और D1 और D6 मिडोइड्स की बात करते हैं, तो हमारा जो D1 और D6 वाला जो मिडोइड्स है वो क्या है, बेस्ट है, क्योंकि उसमें कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, K मिडोइड्स था। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि या तो वो आपको क्या देगा, मिडोइड्स आपको बताएगा, गिवन होंगे कि आपको मिडोइड्स आपको कौन सा अज्यूम करना है, ठीक है। अगर उसमें मिडोइड्स की वैल्यू गिवन है आपके, तो फिर आप उसके रिस्पेक्ट में वो कॉस्ट पूछेगा, ठीक है। और या फिर वो पूछेगा कि मिनिमम कॉस्ट बताओ, तो आपको तो फिर इतना बड़ा डेटा नहीं होगा, जब 3 या 4 डेटा सेट आपको गिवन होंगे तो पूछेगा कि आप उसमें मिनिमम कॉस्ट बताओ। तो आप क्या करोगे, एक बार D1 D2 को एज ए मिडोइड कैलकुलेट करोगे, फिर D1 D3 को करोगे, फिर D1 का D4 के साथ करोगे, और फिर आप जिसकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो मिडोइड्स आप वहाँ पे बता दो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये था हमारा K मिडोइड्स क्लस्टर। आप एक बार देख सकते हो D1 और D4 के अगर आप D1 और D4 को मिडोइड अज्यूम करते हो, तो आप मुझे मैम, हाँ जी, for D2 cost is coming as 2 मैम। कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो आप? अभी लास्ट में कॉस्ट है ना, वो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 2 आ रहा है। क्या D1 और D4 के रिस्पेक्ट में D2 का, D2 का, यस। देखो D2 का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से कितना है, 5 2 3 7 + 3 4 4 + 3 आया 7, ठीक है। और इसका निकालते हैं 5 + 3 2 एंड 7 - 5 2 2 + 2 4 ही तो है, 2 कैसे आया। D2 का अगर आप D1 और D4 के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालते हो, तो देखो 5 - 2 3 7 - 3 4 3 + 4 7, ठीक है। और D2 का D3 के साथ निकाला डिस्टेंस, तो 5 - 3 2 और 7 - 5 2 2 + 2 4 5 - 6 no ma'am, 5 - 6, it is 6 and 8। 6 and 8 D4 हमारा we had D6 no ma'am। ये आपका D1 और D4 के रिस्पेक्ट में है। Okay, okay, this is another one। Okay, sorry, yes ma'am। ये D1 और D6 के रिस्पेक्ट में है। Okay, okay, I missed। ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इट मींस यहाँ पे मिडोइड्स हैं, D1 और D6। जब हमने D1 D6 के रिस्पेक्ट में निकाला तो हमारे यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ये आई थी, ठीक है। यहाँ पे आपका D1 और D4 को मिडोइड्स कैलकुलेट किया है। Okay, okay, sorry, yes ma'am। तो आप एक बार इसको करके देखिए कि जो मिनिमम डिस्टेंस है क्या यही डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉस्ट यही आ रही है।
तो ये स्लाइड आप सबको विजिबल है। और एक बार आप D1 और D4 को बिडर्स अज्यूम करके और D3 बाकी जितना भी आपका डेटा सेट है उनसे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है आपको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्टीशन मेथड को करेंगे। तो एक बार आप इसको करके देखिए। अगर आप अभी करके देखोगे तो फिर बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी करके छोड़ दिया, बाद में निकालोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखिए आप सब, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्लास को आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो आप सबने मिनिमम कॉस्ट निकाल ली होगी, 35 ही आ रही होगी आप सबकी भी। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है क्लस्टरिंग मेथड है, हायरार्किकल मेथड, ठीक है। देखो 2 टाइप्स ऑफ हायरार्किकल मेथड्स, एग्लोमेरेटिव अप्रोच और डिविसिव अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लस्टर बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे, एक हायरार्किकल मेथड्स में होंगे। हायरार्किकल फॉर्म मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, इसके अंदर 2 अप्रोच फॉलो होती है, एक एग्लोमेरेटिव अप्रोच, एक होता है डिविसिव अप्रोच, ठीक है। एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या कहती है, बॉटम अप अप्रोच है। वी स्टार्ट विद ईच ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग ए सेपरेट ग्रुप। सबसे पहले जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स बना देंगे उनके। इट कीप्स ऑन मर्जिंग द ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप्स दैट आर क्लोज टू वन अनदर। फिर उनको क्या करते जाएंगे, एक दूसरे से मर्ज करते जाएंगे जो एक दूसरे के क्लोज है। इट कीप ऑन डूइंग सो अंटिल ऑल द ग्रुप्स आर मर्ज्ड इनटू वन या अंटिल द टर्मिनेशन कंडीशन फॉल्स। अभी एग्जांपल से इसको करेंगे। बस ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें पहले हम सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप बना देते हैं, फिर उनको मर्ज करते हुए जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। डिविसिव अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। वी स्टार्ट विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लस्टर। हमने पहले अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक क्लस्टर, उनका एक क्लस्टर है, ठीक है। इन द कॉन्टिन्यूस आइटरेशंस ए क्लस्टर इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर क्लस्टर। फिर हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्लस्टर्स को स्मॉलर सब क्लस्टर्स या फिर छोटे छोटे क्लस्टर्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं। इट इज डाउन अंटिल ईच ऑब्जेक्ट इन वन क्लस्टर और टर्मिनेशन कंडीशन होल्ड्स, ठीक है। एग्जांपल से करते हैं, देखो ये आपकी क्या एग्लोमेरेटिव अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिला हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास A B C D E, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स है या कोई डेटा है, ठीक है। आप क्या करोगे, एग्लोमेरेटिव क्या कहता था कि हम पहले क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले A का ग्रुप बनाया, B का ग्रुप बनाया, C का ग्रुप बनाया, D का ग्रुप बनाया, E का ग्रुप बनाया। हमने क्या अज्यूम किया स्टार्टिंग में कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जो है एक ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज कंसीडर एज ए ग्रुप। तो हमने क्या किया, ग्रुप बना दिए। फिर हम क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, उनका फिर क्लस्टर बना, उनकी फिर ग्रुपिंग दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो A और B एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हमने इसका एक अलग और ग्रुप बना दिया। उसके बाद C और ग्रुप का जो इंडिविजुअल ग्रुप था, फिर वो एक दूसरे के क्लोज है, तो हमने इसका एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है। और फिर हमने E का देखा, तो ये जो E ऑब्जेक्ट था ये आपके इस क्लस्टर के पास था, तो ये इसका एक क्लस्टर बना दिया। तो यहाँ पे आपने क्या पाया कि आपके पास जो ABCD 4-5 ऑब्जेक्ट्स थे, उनको हमने क्या बना दिया, क्लस्टर में डिफाइन कर दिया, ठीक है। मतलब अब हमारा क्या है, एक क्लस्टर आपका ये है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट A और B है, एक क्लस्टर आपका ये है इसके अंदर आपका E है, और एक आपका सब क्लस्टर है और उसके अंदर आपका क्या है, CD। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, क्लस्टर बना दिए जो एक दूसरे के क्लोज थे उनके, ठीक है। तो एग्लोमेरेटिव क्या कहती है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। बॉटम अप अप्रोच मतलब हमने पहले सभी क्लस्टर्स को बॉटम से स्टार्ट किया, सभी क्लस्टर्स को एक इंडिविजुअल ग्रुप अज्यूम किया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो एक दूसरे के क्लोज थे, A B एक दूसरे के क्लोज थे, तो एक क्लस्टर हमने AB का बना दिया। C और D एक दूसरे के क्लोज थे, तो हम बॉटम टू टॉप गए, तो हमने फिर क्लस्टर बनाते हुए जाएंगे। हमने एक क्लस्टर यहाँ पे CD का बना दिया। फिर हम टॉप पे गए तो हमारा E और CD एक दूसरे के पास है, तो हमने एक ग्रुप यहाँ पे बना दिया। और फिर हमने क्या किया, ये वाला क्लस्टर और ये वाला क्लस्टर मिला के एक कंप्लीट हमारा ये क्या बन गया, क्लस्टर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्लस्टर यहाँ पे बन चुका है। तो एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या कहती है, तो बॉटम टू टॉप आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच आपकी डिविसिव अप्रोच है। देखो डिविसिव अप्रोच क्या कहती है, उन्होंने कहा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड इन ए वन ग्रुप, ठीक है। हम पहले जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको क्या करेंगे, एक ग्रुप में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि हमारा एक ग्रुप, एक क्लस्टर है सभी ऑब्जेक्ट्स का।
फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उनको क्या करते जाएंगे, स्प्लिट करते हुए जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे, जो एक दूसरे के क्लोज है उसके अकॉर्डिंग उनको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि ये हमारा कंप्लीट था, तो सी डी हमारे अलग एक क्लस्टर में थे, सी डी ई ओ ई, तो हमने उसका एक अलग क्लस्टर बना दिया, स्प्लिट कर दिया एक दूसरे क्लस्टर में। ए भी हमारे एक दूसरे के क्लोज थे, तो हमने उसको फिर क्या कर दिया, एक क्लस्टर में बना दिया। फिर हमने इस क्लस्टर को भी आगे स्प्लिट कर दिया, एक ए क्लस्टर बन गया, एक बी क्लस्टर बन गया। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर हमने देखा कि जो सी और डी था वो एक दूसरे के क्लोज थे, तो उसको एक क्लस्टर में डाला, ई का अलग क्लस्टर बना दिया, और सी डी को भी फिर हमने क्या कर दिया, अलग बना दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टॉप में हमने क्या माना, सारे क्लस्टर सारे ऑब्जेक्ट्स एक क्लस्टर में है। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, उस क्लस्टर को स्प्लिट करते जाएंगे छोटे छोटे क्लस्टर्स में। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो अगर आता है हायरार्किकल मेथड्स तो आप डिफाइन कर देना और एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखो एक डिफरेंस है हमारे, जो हमने अभी के मीन्स और के मिडोइड पढ़े, उन क्लस्टर्स टेक्निक्स में, और जो हम आपके हायरार्किकल टेक्निक्स हैं, हायरार्किकल मेथड्स हैं, और आपका जो नेक्स्ट आपका डेंसिटी बेस्ड मेथड्स है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस भी देखेंगे एक बार। ठीक है, अब है डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो क्लस्टर बनाते हैं वो डेंसिटी के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक स्पेस के अंदर एक लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास है। ठीक है, तो उनका हम क्या बना देते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, मतलब डेंसिटी के बेस पे हम क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसके कितने पास है और एक एरिया के अंदर कितना डेटा आपका आ रहा है। ठीक है, और उसको हम क्या बना देंगे, क्लस्टर में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारी जो एल्गोरिथम्स होती है वो होती है डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स। अब आप देखोगे डीबी स्कैन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, ये आपकी डेंसिटी बेस्ड मेथड है। ठीक है, जैसे आपके पार्टीशनिंग मेथड में आपकी दो एल्गोरिथम थी, के मीन्स और के मिडोइड्स, उसी तरह आपकी जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है तो उसमें आपकी जो एल्गोरिथम यूज होती है वो होती है डीबी स्कैन। डीबी स्कैन स्टैंड्स फॉर डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। इसमें हम क्या बनाते हैं, डेंसिटी के बेस पे क्लस्टर तो बनाते हैं और साथ में आपका नॉइस भी इसमें क्या होता है, डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपके आउटलायर्स होते हैं या नॉइस डेटा होता है वो भी इसमें आपका क्या होता है, डिटेक्शन उसकी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं क्लस्टर्स, देखो जब हम डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो इनपुट पे वर्क होता है। आपके इनपुट्स क्या होते हैं, दो इनपुट्स आपके पास होती है, एक होती है आपकी एप्सिलॉन्स, एक होते हैं आपके मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, एप्सिलॉन वैल्यू यहाँ पे आप गिवन होगी कि कितने एप्सिलॉन वैल्यू होगी, और मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पे क्या होता है, 3, कि आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके क्लस्टर में होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 है, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम आपका क्या होगा, 3 पॉइंट्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आप कंसिडर करोगे एज ए रेडियस। ठीक है, जैसे एक सर्कल की रेडियस होती है वैसे एक क्लस्टर की जो रेडियस होती है, जब आप एक क्लस्टर ड्रॉ करते हो तो उसकी जो रेडियस होती है दैट इज द एप्सिलॉन पॉइंट। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एप्सिलॉन पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो दो इनपुट्स आप यहाँ पे देते हो, एक एप्सिलॉन पॉइंट्स देते हो कि आपका जो क्लस्टर बनेगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, मतलब कितना एरिया आपका क्लस्टर जो है कवर करेगा। सर्कल क्या होता है, सर्कल की रेडियस क्या बताता है कि जो सर्कल होगा वो कितने एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो इसी तरह जो एप्सिलॉन पॉइंट्स है वो भी आपके क्लस्टर्स का एरिया बताएगा कि जो आपका क्लस्टर ड्रॉ होगा, जो क्लस्टर बनेगा वो कितने एरिया में क्लस्टर बनेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन पॉइंट्स जो होता है एज ए रेडियस वर्क करता है क्लस्टर का। ठीक है, अब आप देखो आपके पास कुछ डेटा सेट गिवन है। ठीक है, ये आपके पास पी क्यू आर एस, ये आपके पास डेटा कुछ डेटा सेट आपके पास गिवन है। अब आपको देखना है कि कौन सा डेटा कौन से कितने क्लस्टर यहाँ पे बनेंगे और कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो आपके पास एक आर डेटा है। ठीक है, ये आपका एक डेटा सेट है ये वाला। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास एप्सिलॉन पॉइंट्स गिवन होगा, मतलब रेडियस गिवन होगी, तो आप उस रेडियस से इसको एज ए सेंटर पॉइंट मान के जो एप्सिलॉन वैल्यू आपको दे रखी है उस एप्सिलॉन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने क्या किया, आर को सेंटर पॉइंट अज्यूम किया। ठीक है, आर आपका सेंटर पॉइंट हुआ, एप्सिलॉन आपकी रेडियस हो गई, तो इस रेडियस के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ये वाला सर्कल जो है आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है, हमने एक क्लस्टर यहाँ पे आपका क्या बना दिया, ड्रॉ कर दिया इस एप्सिलॉन की हेल्प से। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, ये वाला जो क्लस्टर आपका बन चुका है, ये वाला जो क्लस्टर बन चुका है, अब आप इस क्लस्टर की बात कर रहे हैं सिर्फ आर वाले क्लस्टर की, तो
तो मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 3, ठीक है। तो आप देखोगे क्या उस क्लस्टर के अंदर मिनिमम 3 डेटा सेट हैं या 3 पॉइंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट आपका ये वाला भी है, इस क्लस्टर के अंदर ही आ रहा है, और ये भी आपका इस क्लस्टर के अंदर है, ठीक है। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। कि अगर आपने किसी भी डेटा को एज ए सेंटर मान के और एक एप्सिलॉन वैल्यू के साथ क्लस्टर ड्रॉ किया है, तो क्या उस क्लस्टर के अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स आते हैं? अगर मिनिमम 3 पॉइंट्स आते हैं तो आप उस डेटा सेट को क्या बोलोगे? कोर पॉइंट, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? कोर डेटा होगा या फिर कोर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमने जब आर के को सेंटर अज्यूम किया और एक एप्सिलॉन वैल्यू के साथ एक सर्कल, एक क्लस्टर बनाया, तो उस क्लस्टर के अंदर आपके 3 पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इट मीन्स आर इज द कोर पॉइंट या फिर कोर डेटा सेट, ठीक है। इसी तरह हम जितने भी डेटा सेट गिवन होंगे, हर डेटा सेट का क्लस्टर ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो कोर पॉइंट है। अगर वो कोर पॉइंट नहीं है तो फिर वो क्या है, ठीक है। अब हमने डेटा पॉइंट लिया पी, ठीक है, ये आपका पी डेटा पॉइंट है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको एज ए सेंटर अज्यूम करेंगे और एक एप्सिलॉन वैल्यू के साथ, एक रेडियस के साथ एक दूसरा क्लस्टर यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो लाइट वाला क्लस्टर दिख रहा है ये आपका पी का क्लस्टर है, ठीक है। ये वाला क्लस्टर किया तो फिर हमने देखा, जब हमने क्लस्टर ड्रॉ किया तो क्या देखेंगे हम? सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो आप देखोगे इस वाले क्लस्टर में भी 3 पॉइंट्स आपके आते हैं। ये आर भी इसका बाउंड्री पे है, पी है और इसका क्यू पॉइंट है। तीनों पॉइंट्स आपके इस क्लस्टर में है, इट मीन्स पी इज ऑल्सो द कोर पॉइंट ऑफ द क्लस्टर, ठीक है। तो पी को आप क्या ज्यूम करोगे? पी आपका क्या हो गया? कोर पॉइंट हो गया, मतलब ये कोर डेटा है आपका, ठीक है। अब हम इसी तरह हम सारे क्लस्टर, सभी डेटा सेट के साथ क्लस्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस क्यू डेटा सेट की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने वही सेम किया, इस क्यू डेटा सेट से एक एप्सिलॉन रेडियस के साथ दूसरा एक क्लस्टर, ये वाला क्लस्टर ड्रॉ किया, ठीक है। क्लस्टर ड्रॉ हुआ। सेकंड कंडीशन मिनिमम 3 पॉइंट्स। क्या इस क्लस्टर के अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं? यहाँ पे आपके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके मिनिमम 3 पॉइंट्स होते तो वो आपका क्या होता? कोर पॉइंट होता। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट्स है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? फिर हम देखेंगे कि क्या ये क्यू किसी कोर पॉइंट का नेबर है, ठीक है। क्या ये जो क्यू डेटा सेट है इसका कोई नेबर है कोर पॉइंट, ठीक है, कोई कोर पॉइंट जो इसका नेबर है। तो हमने क्या देखा, इसके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स तो नहीं है, बट इस डेटा सेट के साथ एक पी जो कोर पॉइंट है वो इसका क्या है? नेबर है, इसका क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे? ये आपका क्या हो सकता है? बाउंड्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कोर पॉइंट ना हो के आपका क्या है? बाउंड्री पॉइंट है। कोर पॉइंट की कंडीशन क्या है? 3 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। बाउंड्री पॉइंट्स की कंडीशन क्या है? कि अगर 3 पॉइंट्स नहीं है तो जो वो डेटा सेट है वो किसी कोर पॉइंट का नेबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि जो ये क्यू डेटा सेट है ये एक पी कोर डेटा सेट का कोर पॉइंट का नेबर है। तो इट मीन्स क्यू आपका क्या हो गया? बाउंड्री पॉइंट्स पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्लस्टर, ये वाला पॉइंट्स, ये डेटा सेट हमें पता चल गया कि बाउंड्री डेटा सेट होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। पी हमें पता चल गया कोर पॉइंट है, क्यू पता चला आर पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट्स बचता है, ये वाला, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट्स आप मान सकते हो, ABC कुछ भी। तो अगर हम इस डेटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वही हमने एप्सिलॉन रेडियस के साथ हमने क्या किया? ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला सर्कल ड्रॉ किया तो क्या इस सर्कल के अंदर, इस क्लस्टर के अंदर 3 मिनिमम पॉइंट्स है, 3 मिनिमम डेटा सेट है? नहीं है। तो इट मीन्स ये कोर पॉइंट तो आपका नहीं है। सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या फिर ये बाउंड्री पॉइंट है? हम इसका देखेंगे क्या ये बाउंड्री पॉइंट है? हाँ, क्योंकि ये क्या है? आर एक कोर पॉइंट है, उसका नेबर है, ठीक है। तो इसका नेबर जो है आर है और वो क्या है? एक कोर पॉइंट है। तो इट मीन्स ये भी आपका क्या है? एक बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास बचा एक और डेटा सेट, ये वाला, ठीक है। हमारे पास 5 डेटा सेट थे, एक ये वाला पी क्यू आर एस टी, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। पी क्यू आर, ये ऐसा, ये आपका टी पॉइंट, ठीक है। अब वही सेम हम इस डेटा सेट के साथ क्या करेंगे? वही एप्सिलॉन वैल्यू लेंगे, उस एप्सिलॉन वैल्यू के साथ एक क्लस्टर ड्रॉ किया, ठीक है। क्लस्टर ड्रॉ किया तो क्या इसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स इस क्लस्टर के अंदर? नहीं है। तो इट मीन्स ये कोर पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट चेक करेंगे, क्या ये बाउंड्री पॉइंट है? तो क्या आप देखोगे क्या ये पॉइंट्स, टी पॉइंट्स जो है, ये किसी कोर पॉइंट का नेबर है? तो क्या इसके पास कोई कोर पॉइंट है? नहीं है। तो क्या इसके क्लस्टर में ऐसा कोई पॉइंट है जो कोर पॉइंट हो? नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका बाउंड्री पॉइंट भी नहीं है।
फिर ये क्या है, फिर ये आपका क्या है, नॉइज पॉइंट है, मतलब इस डेटा की आपको नीड नहीं है, ये आपके डेटा जो आपके क्लस्टर में नहीं आएगा, ठीक है, इसको आपको क्लस्टर में लेने की नीड नहीं है, क्योंकि क्लस्टर में हमें कौन सा डेटा लेना है, जो यूजफुल हो, ठीक है, जो एक दूसरे से क्लोज हो एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या पता चला, ये एक आपका नॉइज पॉइंट है। इसलिए जो डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स है वो आपकी क्या है, नॉइज भी डिटेक्ट कर दे, नॉइज डेटा को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आपका एक नॉइज डेटा है, नॉइज पॉइंट है, क्योंकि ना तो ये 4 पॉइंट है ना ये बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। तो इट मीन्स ये नॉइज पॉइंट है और जो एक क्या है, मतलब नॉइज डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने क्लस्टर बना के देखे कि अब यहाँ पे कितने क्लस्टर बने हैं। देखो एक क्लस्टर आपका ये बन गया, एक क्लस्टर आपका ये बना, ये और ये 5 क्लस्टर आपने हमारे बने हैं। बट क्या ये वाला क्लस्टर यूजफुल है, ये नॉइसी डेटा है तो हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये इसको हम क्लस्टर में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डीबी स्कैन एल्गोरिथम, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाए, क्लस्टर बनाए, और साथ में हमने जो नॉइसी डेटा होता है वो भी हमारा क्या हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, वो आता है डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। क्या ऐसा हमें किसी पॉइंट की देखना है कि क्या सपोज करो ये क्यू पॉइंट है, अगर हम देखते हैं कि क्या ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है फ्रॉम पी, क्या ये क्यू पॉइंट को आप डायरेक्टली रीच कर सकते हो पी पॉइंट के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या है हमें पता है, बाउंड्री पॉइंट है, और बाउंड्री पॉइंट है तो इट मीन्स उसका जो लेबर होगा वो कोई ना कोई कोर पॉइंट होगा, तो वो कोर पॉइंट हमारा क्या है, पी है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका क्यू डेटा सेट है वो पी से क्या है, डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है, ठीक है। पी डेटा सेट से आप उसको डायरेक्टली उस पर रीच कर सकते हो, वो रीचेबल आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स थी आपकी क्लस्टरिंग की, ठीक है। अब आप देखो डिफरेंस की अगर हम बात करें, अभी हमने जो फर्स्ट जो हमारा टेक्निक्स थी के मीन्स एल्गोरिथम्स, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने के मीडोइड्स पढ़ा, नेक्स्ट हमने हायरार्किकल मेथड पढ़ा, और नेक्स्ट हमने डीबी स्कैन पढ़ा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप देखोगे जो के मीन्स था, जो पार्टीशनिंग मेथड था, के मीन्स और के मीडोइड्स, ठीक है, और जो आपका हायरार्किकल मेथड है और जो आपका डेंसिटी बेस्ड मेथड है, इनमें डिफरेंस क्या हुआ कि जो पार्टीशन मेथड था उसमें हमारा क्लस्टर ऑलरेडी हमें गिवन थे, ठीक है, हमें क्लस्टर गिवन थे कि जो डेटा सेट है उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कि कितने क्लस्टर उसके हमें बनाने हैं, है ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि के की वैल्यू हमें गिवन होती है कि के की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स वहाँ पे आपको बनाने हैं, कितने ग्रुप आपको बनाने हैं, डेटा को कितने ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। बट जो आपका हायरार्किकल मेथड है या फिर आपका डेंसिटी बेस्ड मेथड है, ये वाला और हायरार्किकल मेथड है, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स गिवन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले नहीं पता, ऑलरेडी आपको नहीं पता होता कि आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं, कि 2 क्लस्टर बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, वो आपको ऑलरेडी नहीं पता, पहले नहीं पता आपको, क्या है बाद में हम बताते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर यहाँ पे हमारे बने हैं। बट के मीन्स और के मीडोइड्स में हमें के की वैल्यू, क्लस्टर की वैल्यू पहले ही गिवन होती है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स वहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पार्टीशनिंग मेथड में और हायरार्किकल में और डेंसिटी बेस्ड में, ठीक है। अब यहाँ से तो हम इन दोनों इनपुट के साथ हम क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है, दोनों इनपुट्स के साथ हम क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा क्लस्टर इन दोनों इनपुट्स को फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर हम उसको क्लस्टर अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा क्लस्टर हो सकता है, ठीक है। और अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रही, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो आपका नॉइसी डेटा है, वो आपका क्या है, क्लस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा। उसके बाद हमारा आता है एक ग्रिड बेस्ड है। देखो ग्रिड बेस्ड में क्या होता है, आपके जो क्लस्टर्स बनते हैं वो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक टेबल की फॉर्म में होंगे, एक ग्रिड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आपके पास होंगे। और टेबल कैसे बनते हैं, इसके रो और कॉलम्स होते हैं, और जो कलेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर्म ए ग्रिड, द ऑब्जेक्ट स्पेस इज क्वांटाइज्ड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म ए ग्रिड स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपके पास एक ग्रिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उससे हमें क्या बनानी है, ऑब्जेक्ट्स को के क्लस्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। क्या आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका क्या है, मॉडल बेस्ड है, ये भी रीड कर लेना। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये कांस्टेंट बेस्ड है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे क्या एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करने का, एल्गोरिथम्स बेस्ड आपके यही थे, डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स थी, हायरार्किकल मेथड्स में 2 मेथड्स हमने पढ़े, और पार्टीशनिंग मेथड में हमने के मीन्स और के मीडोइड्स एल्गोरिथम हमने पढ़े, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टर की एप्लीकेशंस, कहाँ आप क्लस्टर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है।
तो ये आपकी एप्लीकेशन है क्लस्टर्स। तो ये था आपका यूनिट नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपका के मीन्स और के मीडर्ड से ही आता है। ठीक है, आपको एक डेटा सेट गिवन होगा और के की वैल्यू गिवन होगी, क्लस्टर बताने होंगे किस क्लस्टर में कौन सा डेटा आएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 11। मैं आपको इसकी पीडीएफ और ये पीपीटी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद हम यूनिट नंबर 12 देखेंगे, वो आपकी थ्योरी बेस है, वो भी मैं आपको अभी स्लाइड शेयर करती हूँ उसकी पीपीटी आपको। लास्ट में मैं आपको इनके एप्लीकेशंस वगैरह सब देती हूँ। ठीक है, सॉरी पीपीटी वगैरह पीडीएफ वगैरह देती हूँ। तो मैं आपको स्लाइड शेयर करती हूँ नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 12। थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने का। टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है, डेटा माइनिंग क्या होती है, इमेज माइनिंग क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप देख लीजिए वहाँ से। ठीक है, अब मैं इनकी पीडीएफ को शेयर कर देती हूँ और तब तक आप अटेंडेंस अपनी दे दीजिए यहाँ पे। मैम जो आपने कल पीपीटी भेजी थी ना, एक बार वो भी सेंड कर देना, वो पता नहीं मिल नहीं हुआ। कौन सी यूनिट नंबर 10? हाँ जी ठीक है, मैं देखती हूँ। तो यूनिट नंबर 12 आप कर लेना। ठीक है, उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको पीपीटी दे दिया, आप उसमें से देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अभी हमारे क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ऑन होने वाला है मतलब, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती एक बार इसका भी।